हेलो एवरीवन, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे समय पे जीएस की क्लासेस चल रही हैं। जीएस की क्लास में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा दूसरा टॉपिक था ब्लड। ये हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं सेल। सबसे पहले सेल की जो स्टडी होती है, कोशिका होती है, कोशिका का अध्ययन या सेल की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल जो है क्या कहलाता है ये हम आपको बताएंगे। कोशिका होती क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन से ऑर्गेनेल यानी कि कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं हमारी कोशिका में, ठीक, और किस तरह से एक कोशिका बन करके पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। किस तरह से पहले एक कोशिका बनती है, फिर वो विभाजित होती है, डिवाइड होती है, पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। और इसका एक एक जो अंग होता है कोशिका का, उसका क्या काम होता है, उसकी खोज किसने की, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं सेल। सेल में सबसे पहले देख लेते हैं स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कि हम साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल की जो डिटेल स्टडी है किसमें की जाती है? वो साइटोलॉजी में की जाती है। अब साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है? साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहते हैं हम कोशिका के अध्ययन को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेल होती क्या है, सेल कहते हैं किसे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं घर का। ठीक, घर क्या होता है? हमारा जब घर या फिर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले उसकी जो जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है? हमें ईंट की जरूरत होती है। ईंट उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि घर को बनाने के लिए जो उसकी शुरुआत होती है हम किससे करते हैं? ईंट से करते हैं। फिर चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो जाए, उसको पेंट वेंट करके एकदम से चमका दो, लेकिन जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ईंट होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सेल होती है। जब सेल होगी तभी हमारी बॉडी का निर्माण होगा, मानव शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, तो सेल क्या होती है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई। क्लियर है? यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यहाँ पे संरचना बनाने का काम कर रही है, यानी कि बॉडी का निर्माण कर रही है, डिवाइड होकर के संरचनात्मक कार्य कर रही है, इसलिए संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल क्रियात्मक क्यों? क्योंकि काम भी यही कर रही है। ठीक है, डिवाइड हो रही है, शरीर का निर्माण कर रही है, यानी कि दोनों काम यही कर रही है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। तो बेसिक यूनिट क्या है हमारे लाइफ की? सेल है। तो सेल को किस तरह से डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक, अब हम देखेंगे जो हमारी ये सेल होती है वो बहुत छोटी होती है। जैसे अगर हम कोई पेपर ले लें, पेपर पे अगर हम निडल से किसी निडल से होल करें
तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत छोटा सा छेद होगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो निडल बहुत पतली होती है, बहुत महीन होती है। तो अगर हम वो निडल ले लें, उससे हम पेपर पे क्या करें, एक होल करें, तो वो जो होल होगा, तो उस होल का जो साइज होगा उसमें भी हमारी कई सेल्स आ जाएंगी। यानी कि जो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो हमारी सेल होती है उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत महीन होता है। तो जो सेल का साइज मापा जाता है, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ सेल, ठीक, यानी कि कोशिका के आकार को मापने की इकाई क्या कहलाती है, क्या होती है वो इकाई, माइक्रोमीटर, इसे कहते हैं माइक्रोमीटर। तो यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ सेल क्या होता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यानी कि बहुत छोटा साइज होता है। ज्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं सेल की जो साइज होते हैं उसे नापने के लिए माइक्रोमीटर का ही यूज करते हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है उसे करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ सेल क्या है, तो क्या आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा माइक्रोमीटर। वहां पे कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, मीटर है, एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोमीटर है, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो ज्यादातर सेल होती है उनका साइज क्या होगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर साइज होता है हमारी कोशिकाओं का। जो ज्यादातर हमारी बॉडी में कोशिकाएं होती हैं उनका साइज क्या होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है ज्यादातर कोशिकाओं का। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक कोशिका पूरी बॉडी का निर्माण करती है। तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो नया जीव कैसे बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद क्या होता है, जो सबसे पहली कोशिका बनेगी, एक सिंगल कोशिका बनेगी, वो कोशिका ही क्या करती है, डिवाइड होकर के क्या करेगी, पहले ये कोशिका बनेगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल बनेगी यानी कि कोशिका बनेगी। अब ये कोशिका क्या करेगी, ये कोशिका डिवाइड होगी और कई तरह की बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगी, और ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी, ऊतक, कई सारे ऊतक मिलकर क्या करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे, यानी कि अंग का निर्माण करेंगे। कई सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे, और अंग तंत्र मिलके क्या बनाएंगे, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। क्लियर। तो क्या होता है, किस तरह से मानव शरीर का निर्माण होता है, रिप्रोडक्शन में जो पहली प्रोसेस होती है, पहले फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहले क्या बनेगी, एक सिंगल सेल बनेगी, यानी कि पहली कोशिका बनेगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद पहली कोशिका बनेगी, और यही कोशिका क्या करेगी, डिवाइड होकर के बाकी बहुत सारी कोशिका बनाएगी, और ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करेंगी, ऊतक का निर्माण करेंगी, कई सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन का निर्माण करेंगे, ऑर्गन क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम तैयार करेंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारे ब्लड में कई तरह के, हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जो हार्ट, वेसल है, इन सबसे रिलेटेड है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जैसे हमारे लंग्स हो गए, अंग जो भाग लेते हैं, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे सिस्टम होते हैं, जो कई सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। क्लियर है। ये हो गया हमारी सेल क्या होती है,
बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और क्यों है यहाँ पे हमने आपको बता दिया, क्योंकि सबसे पहले सेल बनती है, सेल ही फिर आगे चल के मानव शरीर ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन इसको मापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, माइक्रोमीटर होती है। और ज्यादातर जो सेल होती है उनका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे आगे। कोशिका की खोज किसने की? अब हम यहां देख लेते हैं सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और किस में की थी इन्होंने कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी किसमें? प्लांट में। प्लांट में जो बार्क होते हैं, प्लांट में जो छाल होती है, इसे कॉर्क भी कहते हैं, कॉर्क में इन्होंने आइडेंटिफाई किया था पौधे की छाल में। ठीक, तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने किस में खोज की थी, कैसे आइडेंटिफाई किया था? जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, पौधे की जो छाल होती है, जिसे बार्क या कॉर्क भी कहा जाता है, तो इन्होंने पौधे की छाल में आइडेंटिफाई किया था किसको? सेल को, कोशिका को, पौधे की छाल में। अब जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर भी क्या होता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, तो हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की? न्यूक्लियस की केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और इसमें क्या क्या बताया गया था? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी श्लीडन तथा श्वान ने। श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत में बताया क्या था? इन्होंने कोशिका सिद्धांत में ये बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, उसमें क्या होता है? वो एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। सबसे पहले तो इन्होंने बताया था कि मानव शरीर जो होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वन और मोर सेल्स। ठीक, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो कोशिकाएं नई बनती हैं, यानी कि जो नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो किनसे होता है? वो जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित कोशिका, पहले से उपस्थित कोशिका, यानी कि जो भी नई सेल बनेगी वो कहां से बनती है, किससे बनती है? जो सेल पहले से बनी हुई है, यानी कि जो हमारी सेल सबसे पहले बनी है, तो वही सेल आगे चल के डिवाइड होकर के नई कोशिकाएं बनाएगी, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती है वही नई सेल्स का निर्माण करेगी। और क्या होते हैं? एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और सेल क्या होती है? वो बेसिक स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट होती है, क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका हमारी। ये तीन चीजें इन्होंने बताई थी किसमें? सेल थ्योरी में। किसने? श्लीडन तथा श्वान ने बताई थी। ठीक, अब अगर पूछेगा सेल थ्योरी किसने दी थी, एग्जाम में पूछेगा सेल थ्योरी गिवन बाय, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? स्लीडन एंड श्वान। स्लीडन एंड श्वान ने दी थी सेल थ्योरी। अगर पूछ लिया जाए प्लांट थ्योरी किसने दी थी, यानी कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दी थी, तो प्लांट सेल थ्योरी दी थी स्लीडन ने। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दी थी, प्लांट सेल थ्योरी, तो प्लांट सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन ने दी थी। श्लीडन। पादप कोशिका सिद्धांत, पादप कोशिका सिद्धांत श्लीडन ने दिया था। और अलग से पूछ लिया जाए कि एनिमल सेल थ्योरी किसने दी थी, जंतु कोशिका सिद्धांत, जंतु कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? श्वान ने दिया था। क्लियर? यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्लीडन तथा श्वान ने दी थी सेल थ्योरी। अगर पूछा जाएगा कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दी थी, तो प्लांट सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन ने दी थी। एनिमल सेल थ्योरी पूछा जाएगा तो एनिमल सेल थ्योरी किसने दी थी? श्वान ने दी थी। क्लियर? और इन्होंने सेल थ्योरी में क्या क्या बताया था, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे जो सेल है हमारी, उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ठीक, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए, यानी कि लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, ये जो एग होता है, एग जो होता है वो क्या होता है? एक सेल होती है, ठीक है। उसमें टिश्यू या अंग का फॉर्मेशन, टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग जो होता है वो हमेशा एक सेल के फॉर्म में रहता है, यानी कि एग जो होता है एक सेल होता है। अंडा हमेशा सेल के फॉर्म में ही रहता है, सेल होता है, वो टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग होती है। अब इसका देख लेते हैं हम, इसका साइज क्या होता है। लार्जेस्ट सेल है यानी कि इसका साइज, सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका साइज क्या होगा? इसका साइज भी बड़ा होगा। तो 15 सेंटीमीटर होती है इसकी, क्या होती है? लंबाई। लंबाई कितनी होती है? इतने। और 13 सेंटीमीटर क्या होती है ये? वाइड, यानी कि चौड़ी। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 13 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और क्या होती है ये? लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। अब इसके जस्ट अपोजिट हम देख लें स्मॉलेस्ट सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, यानी कि सबसे छोटी कोशिका। अभी हम यहाँ पे अपने बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होगा ये क्या है? सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है।
और माइकोप्लाज्मा में कौन सा माइकोप्लाज्मा, कौन सी इसकी स्पीसीज, तो इसकी स्पीसीज कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, गैलीसेप्टम, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा में किसकी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है इनकी भी कई सारी स्पीसीज होती है, अलग अलग इनकी स्ट्रेन होती है, तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे याद रखें माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, गैलीसेप्टम जो है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। तो लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच और स्मॉलेस्ट सेल होगी हमारी माइकोप्लाज्मा की। अब हम आगे देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी कोशिका। यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होगी, न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन सी, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होते हैं। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट सेल। अच्छा, ये जो आरबीसी होती है हमारी, अगर कभी क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारी ऐसी कौन सी सेल होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी सेल होगी, आरबीसी। आरबीसी हमारी ऐसी सेल होती है जिसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता और किसी भी तरह का कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एक कोशिकांग है, हमारा सेल ऑर्गेनेल ही है। तो आरबीसी में अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं, तो आरबीसी में एब्सेंट होता है, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। और आरबीसी क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब ये हो गया, ये तो हो गया आरबीसी का। अब अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो स्मॉलेस्ट गैमेट सेल कौन सी होगी, गैमेट सेल यानी कि सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका, प्रजनन कोशिका जो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, प्रजनन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो गैमेट सेल्स होती हैं।
तो सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी होगी? स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? शुक्राणु। शुक्राणु क्या होते हैं? ये सबसे छोटी कोशिका होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट गैमेट होते हैं, ये स्मॉलेस्ट गैमेट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट गैमेट सेल पूछेगा तो गैमेट सेल जहाँ रहेगा वहां पे आएगा हमारा स्पर्म, और जहाँ पे पूछेगा केवल स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल जहाँ रहेगा वहां हमारा करेक्ट आंसर होगा आरबीसी, और जहाँ रहेगा स्मॉलेस्ट गैमेट सेल रहेगा तो स्मॉलेस्ट गैमेट सेल में आ जाएगा हमारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु आ जाएगा। क्लियर? अब हम इसमें देख लेते हैं आगे। ये तो हो गया कौन सी सेल सबसे छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, किसका सेल का क्या रोल होता है कहाँ पे, या अब हम इनका जो फंक्शन है सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल है, अंग है, उनके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? कोशिका की संरचना में पढ़ेंगे। सेल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना, संरचना स्ट्रक्चर। कोशिका की संरचना कैसी होती है? कोशिका की संरचना के बाद हम देखेंगे जो सेल होती है उसके जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं कोशिका की संरचना। हम यहाँ पे कॉमन डायग्राम ले रहे हैं सेल का। अगर सेल का हम डायग्राम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, क्या पाई जाएगी? एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक, अगर एनिमल सेल है, बताया ना मैंने अभी कि अभी हम यहाँ पे कॉमन डायग्राम ले रहे हैं, कॉमन सेल ले रहे हैं, और इसी में क्या करेंगे हम आपको सेल के जो फंक्शन है वो बताएंगे, हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जाते हैं ये बताएंगे, और इनके क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे कि फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिवाइड करवा करके इसके अलग अलग इनको हम डिफरेंशिएट करवा देंगे कि दोनों में अलग अलग क्या कैरेक्टर होते हैं, कहाँ कहाँ पे इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें कॉमन डायग्राम ले रहे हैं सेल का। तो सेल की जो सबसे बाहर की लेयर है ये क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, कोशिका झिल्ली कहलाएगी। एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल, और अगर सेल कौन सी है? प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के केस में क्या होगा? सबसे बाहर की परत कौन सी होगी? सेल वॉल कहलाएगी। सबसे सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। सेल वॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका के केस में सबसे बाहरी परत कौन सी होगी? सेल वॉल की होगी, यानी कि कोशिका भित्ति की होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो सेल होती है, सेल के बीच में क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस। ऐसी संरचना पाई जाती है गोल, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, केंद्रक, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी सेल कैसे काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, कब कौन सा काम करेगी, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा केंद्रक करता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका।
केंद्रिका। क्लियर? अब तो ये हो गया न्यूक्लियस और केंद्रक और केंद्रिका। अब इसके अलावा क्या पाया जाता है? जो सेल होती है हमारी, इसमें एक मैट्रिक्स यानी कि तरल या अर्ध तरल कह सकते हैं, अर्ध तरल मैट्रिक्स पाया जाता है। सेमी सॉलिड जो होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। तो हमारी ये जो सेल होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या पाया जाता है, क्या भरा हुआ रहता है? साइटोप्लाज्म। इसे डॉट डॉट से मैं इंडिकेट कर रही हूं। तो क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे हिंदी में? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य पाया जाता है। अब इसमें और कौन सी संरचना पाई जाती है सेल के अंदर? हमारे पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो इस तरह की संरचना होती है, ये क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। 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 मार्कर थोड़ा ये हल्का हो गया। ठीक है, और क्या पाया जाता है? एक संरचना इस तरह से पाई जाती है, ये क्या कहलाती है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी या गोल्जी कॉल, हिंदी में इसे कहते हैं गोल्जी, गोल्जी कॉल। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारी जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस से अटैच एक संरचना इस तरह से पाई जाती है, जाल जैसी संरचना होती है। इसकी सरफेस में ये दो तरह के होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इस तरह से राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं इसकी सतह पे। ये संरचना क्या कहलाती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं इसे अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है इसे हिंदी में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये ऐसी संरचना होती है, जाल जैसी संरचना होती है, इस तरह से हमारे न्यूक्लियस से चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या होता है? हमारी जो सेल होती है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कई छोटी छोटी सी संरचनाएं ऐसे पाई जाती हैं, ऐसे कण जैसी संरचना होती है, ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, पूरी जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में हर जगह ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं, ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम कहते हैं इन्हें। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, यानी प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा क्या पाया जाता है? इसके अलावा पाया जाता है कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो खाली होते हैं, ये इस तरह से केवल प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या होते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका, वैक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका। और कुछ संरचनाएं इस तरह से पाई जाती हैं, इस तरह से, ये क्या कहलाती हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेल का स्ट्रक्चर। हमारे सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, और कुछ ट्यूब्यूलर संरचनाएं भी पाई जाती हैं, यानी कि नलिकाओं के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे इस तरह से। ये क्या कहलाते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल कहलाते हैं। बाकी कई तरह की छोटी छोटी संरचनाएं वैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रोफाइबर्स ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं, छोटी तंतुमय संरचना होती है, माइक्रोफाइबर्स जो कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारे सेल का डायग्राम या सेल की संरचना। तो पूछा जाए कि सेल की जो सबसे बाहरी परत होती है, एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में सबसे बाहरी परत क्या होती है? किसकी होती है? सेल वॉल की होती है, कोशिका भित्ति की होती है। ये जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज ये बाहरी परत है, यानी कि प्रोटेक्शन देने का, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। आगे हम ये एक एक जो ऑर्गन है इसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, वैक्यूल्स सभी का एक एक का हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। किसकी खोज किसने की और सबका क्या काम होता है और स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल यहीं तक डिस्कस करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें हमने आपको बता दिया न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, प्लास्टिक संरचना पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है इसके न्यूक्लियस से यानी कि केंद्रक से, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म में यानी कि जीव द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आज के स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में, एक एक कोशिकांग के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।